हैं। और पहला क्वेश्चन है, अमोनिया के सृजन के काम आने वाली गैसें हैं। यानी अमोनिया गैस किनके मिश्रण से बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है अमोनिया का? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। और इसका उपयोग किस में होता है? तो अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण इत्यादि में होता है। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। ठीक है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। यानी गन्ने की रस में कौन सी शर्करा होती है? तो वह होती है सुक्रोज। ठीक है, गन्ने की शर्करा में सुक्रोज शर्करा होती है। और शहद में कौन सी शर्करा होती है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो शहद में होती है फ्रक्टोज शर्करा। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी नामक रोग जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे रतौंधी होता है, इसकी कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन B12 की कमी से होता है शरीर में रक्त की कमी। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से शरीर में रक्त की कमी होती है, यानी एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या होता है? तो यह एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय में निकलने वाले जठर रस में होता है। पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और इसका संग्रहण कहाँ पे होता है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका संग्रह होता है यकृत तथा पेशियों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो खाद्य तेलों को वनस्पति घी के रूप में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है, किसकी कमी से होती है? तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। और बेंटिंग व बेस्ट ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। जॉन ई साल्क इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की तथा जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो इसका राइट आंसर है केसिन। केसिन को दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग सफेद इसी के कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण ही। अच्छा, दूध का रंग जो पीलापन होता है, ठीक है, दूध में पीलापन जो होता है वह किस वजह से होता है? तो वह होता है उसमें उपस्थित कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण। यानी सफेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण और पीलापन होता है, दूध का पीलापन होता है कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। और इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। मछली के लीवर में यानी उसके यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे क्या होता है? गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए नदी में तैरता कोई जलयान जब समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, रेनिन का स्रवण किससे होता है? तो रेनिन देखिए एक एंजाइम है, इसका स्रवण किससे होता है? अमाशय से होता है। ठीक है, देखिए जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहां पर
पाइरोलिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। इस जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है, और रेनिन क्या करता है, यह दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा केसिनेट के रूप में बदल देता है। ठीक है, कैल्शियम पैरा केसिनेट के रूप में बदल देता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे वायुमंडल में उपस्थित व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। और एक होता है हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है अपेक्षिक घनत्व, जल का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है, और एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की गति। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो पेलियोंटोलॉजी जो है यह अध्ययन है जीवाश्मों का। ठीक है, फॉसिल्स का अध्ययन है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इस काल में बिना रीढ़ के जीव विकास हुआ था। ठीक है, बिना रीढ़ के जीव का विकास हुआ था इस काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। अगला प्रश्न है, डायनासोरों को सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? यानी डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो वह कहते हैं मेसोजोइक काल को। ठीक है, मेसोजोइक काल को डायनासोरों का सुनहरा काल कहते हैं। इसी काल में, मेसोजोइक काल में ही डायनासोर फले फूले थे। ठीक है, इसी काल में डायनासोर थे। अगला प्रश्न है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो मानव की उत्पत्ति प्लायोसिन युग में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है वह है गोरिल्ला। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? तो चट्टानों पर सर्वप्रथम रंगीन चित्रकारी यह की थी क्रोमेगनॉन मानव ने। ठीक है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम क्रोमेगनॉन मानव ने की थी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आयनमंडल। ठीक है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे आयनमंडल कहते हैं। यह है जो है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। जितने भी संचार उपग्रह हैं इसी मंडल में अवस्थित होते हैं, आयन मंडल में ही। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उस टाइम सिर्फ किरीट कोरोना भाग दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। यह हमेशा अमावस्या यानी न्यू मून के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून की रात यानी पूर्णिमा की रात में होता है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून के दिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, रसोई गैस को ही ये कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं। ठीक है, और यह किसका मिश्रण होता है?